साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि दूसरे लोग आपसे खुश रहें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। अचानक ही उस अध्यापक ने बच्चों की एक छोटी सी परीक्षा लेने की बात सोची। अध्यापक ने सब बच्चों को कहा कि सब लोग अपने अपने नाम की एक पर्ची बनाएं। सभी बच्चों ने तेजी से अपने अपने नाम की पर्चियां बना ली और टीचर ने वो सारी पर्चियां लेकर एक बड़े से डिब्बे में डाल दी। अब टीचर ने बच्चों से कहा कि वो अपने अपने नाम की पर्चियां ढूंढें। बस फिर क्या था, सारे बच्चे डिब्बे पर झपट पड़े और अपने अपने नाम की पर्चियां ढूंढने लगे। तेजी से ढूंढने के चक्कर में कुछ पर्चियां तो फट भी गईं, पर किसी को भी इतनी सारी पर्चियों में से अपने नाम की पर्ची नहीं मिल पा रही थी। टीचर ने कहा, क्या हुआ? किसी को क्या अपने नाम की पर्ची मिली? सभी बच्चे मुंह लटकाए खड़े थे। अध्यापक थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, एक काम करो, सारे लोग कोई भी एक पर्ची उठा लो और वो जिसके नाम की हो उसे दे देना। बस फिर क्या था, सारे बच्चों ने एक एक पर्ची उठा ली और जिसके नाम की थी आपस में एक दूसरे को दे दी। 2 मिनट के अंदर ही सारे बच्चों के पास अपने अपने नाम की सही सही पर्चियां थी। अध्यापक ने बच्चों को समझाया, कुछ देर पहले जब तुम लोग अपनी अपनी पर्चियां ढूंढ रहे थे तो काफी समय के बाद भी सही पर्ची नहीं पकड़ पाए, और अगले ही पल जैसे ही तुमने मिलकर पर्चियां ढूंढी, 2 मिनट के अंदर ही तुम्हें अपने नाम की पर्ची मिल गई। इसी तरह से हम लोग जीवन की भागदौड़ में अकेले ही खुद के लिए भागते रहते हैं, लेकिन कभी खुशियां हम ढूंढ नहीं पाते। अगर हम मिलकर एक दूसरे का काम करें, एक दूसरे के दुख और सुख बांटें, तो खुश रहना बहुत आसान हो जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दूसरे लोग आपसे खुश रहें। साध संगत जी, टोकरी में कुछ भुट्टे लिए वो 3 गरीब और फटे हाल बच्चे आज फिर रोज की तरह दोनों तरफ की रोड के बीच में लगे हुए घास पर बैठ गए। उनमें से बड़ी लड़की, जो तकरीबन 10 साल की होगी, उसने अंगीठी जला ली। भुट्टे सेकने लगे वो बच्चे, और रघु अपनी सब्जी का ठेला लगाए उनके सामने ही था। रघु के ठेले के बाजू में ही एक टेलर छोटी सी दुकान में बैठता है, लोगों के कपड़े सिलता है। नए कपड़े कम ही सिलाने के लिए लोग आते हैं उसके पास। पुराने कपड़ों की फिटिंग या उधड़ी हुई सिलाई की वो टेलर मरम्मत करता है। आज फिर से उसने इशारे से दुकान पर 2 भुट्टे लेकर बच्चों को बुलाया। उनमें से एक बच्ची 2 भुट्टे लेकर उसके पास गई। कुछ ही देर के बाद वो बच्ची चहकते हुए दौड़ी दौड़ी अपने भाई बहन के पास गई। उसके साथ वो दोनों बच्चे भी टेलर की दुकान में गए। 5 मिनट का समय हो गया। रघु के मन में तो कौतूहल उठा। रघु अपने ठेले को सरकाता हुआ टेलर की दुकान के सामने चला गया। टेलर भुट्टे खा रहा था। दुकान के पीछे लगे हुए पर्दों से बच्चों के चहकने की आवाजें आ रही थी। अचानक से वो तीनों बच्चे हंसते हुए बाहर आए। वो फटे पुराने कपड़ों की जगह रंग बिरंगे कपड़ों में थे और कह रहे थे, चाचू तुम बहुत अच्छे हो। तीनों बच्चों की आंखों में खुशियां तैर रही थी। टेलर ने कहा, ये रख बिटिया भुट्टे के पैसे, और सड़क देखकर पार किया करो तुम लोग। बच्चे चहकते हुए जा चुके थे और रघु बरबस ही टेलर की दुकान में बढ़ चला और टेलर को जाकर कहने लगा, चाचा ये बच्चों के नए कपड़े कहाँ से आए? टेलर ने कहा, लोगों के बचे हुए कपड़ों के कतरन थे, उन्हें जोड़कर मैंने इनके लिए कपड़े बना दिए। देखो कितने खुश हो गए हैं बच्चे। टेलर भी उन्हीं बच्चों को देख रहा था। साथ संगत जी, रघु ने टेलर को कहा, चाचा भगवान आपको बरकत दे, आपने तो बच्चों के चेहरे पर खुशियां ला दी। टेलर ने कहा, देखना रघु, ये गरीब के बच्चे हैं, छोटी सी ही बात से खुश हो जाते हैं। देखो ना, दूसरों की कतरन भी इनके लिए खुशियां ले आई। अब टेलर चाचा की आंखें उन बच्चों की खुशियां देख भर आई और रघु की आंखें टेलर को देखकर भर आई। और अब टेलर चाचा बाकी के बचे हुए कपड़ों की कतरन अब भी समेट रहे थे, शायद किसी और बच्चे की खुशियों के लिए। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए कि दूसरे लोगों को आप कभी कोई खुशी दे पाएँ, और साथ ही साथ खुद भी हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। साथ संगत जी, एक महिला की आदत थी कि वो हर रोज़ सोने से पहले अपने दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिख लिया करती थी। एक रात उस औरत ने लिखा, मैं खुश हूँ कि मेरा पति पूरी रात ज़ोरदार खर्राटे लेता है,
क्योंकि वो जिंदा है और मेरे पास है, ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर खटमल उसे सोने नहीं देते। यानी मेरा बेटा हर रात घर पर गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीना बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी वगैरह का अच्छा खासा टैक्स मुझे देना पड़ता है। यानी ये सब चीज़ें मेरे पास, मेरे इस्तेमाल में हैं। अगर ये ना होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि दिन ख़त्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है। यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत और हिम्मत केवल ईश्वर की मेहर से है। मैं खुश हूँ कि हर रोज़ अपने घर का झाड़ू पोछा मुझे करना पड़ता है, दरवाजे खिड़कियों को साफ करना पड़ता है। शुक्र है मेरे पास घर तो है। जिनके पास छत नहीं उनका क्या हाल होता होगा। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि कभी कभार मैं थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज़्यादातर सेहतमंद ही रहती हूँ। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर साल तीज त्योहारों पर तोहफे देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है। यानी मेरे पास मेरे चाहने वाले, मेरे अजीज़, मेरे रिश्तेदार, दोस्त हैं जिन्हें मैं तोहफा दे सकती हूँ। अगर ये ना होते तो मेरी ज़िंदगी कितनी बेरौनक होती। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर रोज़ अलार्म की आवाज़ पर मैं उठ जाती हूँ। यानी मुझे हर रोज़ एक नई सुबह देखनी नसीब होती है। ये भी ईश्वर का कर्म ही है। जीने के इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए अपनी और अपने लोगों की ज़िंदगी सुकून की बनानी चाहिए। छोटी या बड़ी परेशानियों में भी खुशियों की तलाश कीजिए। हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया कीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है कि बड़े ही आक्रोश में घर में घुसते ही सलोनी को आंगन में काम करती हुई राधा भाभी दिखाई पड़ी तो उसने पूछा, भाभी मेरी माँ कहाँ है? तब भाभी ने कहा, अरे दीदी प्रणाम, अचानक से आप आ गई, क्या बात है? न हाय न हेलो, बस माँ के बारे में पूछ रही हैं। आइए बैठिए तो सही। कहते हुए भाभी ने अपना काम छोड़ा और अपनी ननद सलोनी के पांव छुए और बैठक की तरफ इशारा किया। अब सलोनी को अपनी गलती का आभास हुआ तो वो अपनी भाभी के पीछे पीछे बैठक की तरफ बढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं भाभी, बस अभी धूप में जल कर आई हूँ ना, इसीलिए थोड़ा थक गई हूँ। तब भाभी ने कहा, दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई। इतना कहकर राधा रसोई में चली गई और बैठक में बैठे बैठे सलोनी सोचने लगी कि कितना बदल गया है सब कुछ। मेरी शादी क्या ऐसी हुई कि जैसे मेरा मायका पराया हो गया, और तो और मेरे माँ बाप भी बदल गए। देखो ना, जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से उसका नियुक्ति पत्र आया था तो उसकी सास ने नौकरी करवाने से मना कर दिया था। ससुर और पति से इस विषय पर भी कुछ आशा नहीं थी, क्योंकि ये महिलाओं का मामला है और महिला ही इसे अच्छी से समझ सकती हैं, ये कहकर दोनों ने पल्ला झाड़ लिया था। सलोनी भागकर मायके आई थी और माँ को जब सारी बात बताकर राय मांगी तो माँ ने मना करते हुए घर की जिम्मेदारियों का और सभी का ध्यान रखने की बात कहकर एक लंबा चौड़ा भाषण सलोनी को दे दिया। लाचार होकर वो ससुराल लौट आई और धीरे धीरे करके नौकरी की बात भूल गई। अब भाई की शादी राधा से हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि सलोनी की माँ ने उसे फ़ोन पर बताया कि तुम्हारी भाभी की नौकरी लग गई है, अगले हफ्ते से ही वो नौकरी करेगी। सुनकर सलोनी को गुस्सा आया माँ के इस दोगलेपन पर। उसने फ़ोन पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन आमने सामने बैठकर माँ से बात करने को सोचा था, लेकिन आज माँ घर पर नहीं मिली। सलोनी के विचारों को विराम दिया राधा की आवाज़ ने, लीजिए दीदी, चाय कॉफ़ी लीजिए, गर्मी ही गर्मी को मार सकती है ना। राधा ने आगे कहा, तब तक मैं माँ जी को फ़ोन लगाती हूँ, वो पड़ोस में ही गई हुई हैं। राधा ने सलोनी को बताया कि वो पड़ोस की विमला चाची की बहू से मिलने गई हैं। सलोनी ने कहा, उनकी बहू को क्या हुआ? राधा ने कहा, कुछ नहीं दीदी, वो नौकरी करती है ना, और मुझे अगले सप्ताह से ज्वाइन करना है, तो मैं उनसे नौकरी के बारे में ही कुछ पूछने गई है। ये कहकर राधा बाहर निकल गई। इधर राधा की बातें सुनकर सलोनी को लगा जैसे उसके कानों में किसी ने आग का गोला रख दिया हो। सलोनी के मन में विचार आया कि मेरी माँ तो बहुत अच्छी निकली। मेरे सामने मेरी माँ को दुनियादारी की याद आ गई और बहू के समय दूसरों से पूछने जा रही हैं कि नौकरी कैसे की जाती है। हद हो गई मेरे माँ के दोगलेपन की। तभी सलोनी की माँ ने अंदर आते हुए कहा, अरे बेटा सलोनी, कल ही तो हमारी बात हुई थी और आज तुम अचानक से यहाँ आ गई, सब ठीक तो है ना? तब सलोनी ने कहा, माँ अगर आती नहीं तो तुम्हारा दोगलापन कैसे देख पाती। सलोनी ने ये बातें बड़े ही तीखे शब्दों में कही तो उसकी माँ ने कहा, ये क्या बोल रही है तू, जो भी बोलना है साफ साफ बोल दे। सलोनी ने कहा, माँ आप कहाँ से आ रही हो?
तब सलोनी की माँ ने बताया कि मैं पड़ोस की विमला के पास गई थी क्योंकि उसकी बहू नौकरी करती है, तो नौकरी के विषय में ही कुछ पूछना था। सलोनी ने कहा, माँ, मेरी नौकरी के समय तो तुमने मुझे बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था कि नौकरी नहीं करनी, अब आपको क्या हो गया। ये सुनकर सलोनी की माँ मुस्कुरा उठी और कहने लगी, बेटा ध्यान से सुनो, राधा मेरी बहू है, राधा की खुशियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो ये मेरी खुशियों पर क्यों ध्यान देगी। दूसरी बात, राधा के बाहर जाने में उसके पति की कोई मनाही नहीं है। रही बात तेरी, तो तू इस घर की बेटी है, तू जिस घर की बहू है उसके परिवार के बुजुर्गों और पति की सलाह को मानना तेरा फर्ज बनता है। मेरी सलाह तेरे दाम्पत्य जीवन को यदि कलह से भरने वाली है तो मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। जब तेरे पति और सास की इच्छा नहीं थी तो मैं तुझे नौकरी करने के लिए क्यों कहती, मैं तेरे घर में झगड़ा क्यों करवाती। एक बात और सुन ले, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी सास से इस बारे में बात की थी। तब उन्होंने मुझे कहा था कि नौकरी के बजाय यदि सलोनी अपने प्रशिक्षण, योग्यता और कुशलता को प्रयोग में लाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा व्यक्त करेगी तो ना केवल वो सहयोग करेंगी बल्कि तेरी पहली ग्राहक भी बनेंगी। पर नौकरी करने की धुन में तूने तो ये करने के बारे में सोचा ही नहीं। मायका बेटी को खुश होते देखना चाहता है और ससुराल बहू को। अभी भी बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, जाकर अपनी सास से मिल और अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर एक दो लड़कियों को नौकरी भी दे दे। चाय पीकर सलोनी उठी और अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, माँ, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अभी अपनी सास से मिलकर कुछ नया करती हूँ। सलोनी की माँ ने कहा, बेटा जब जागो तभी सवेरा। सलोनी तो अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए अपने मायके से निकल पड़ी। साथ संगत जी, कितनी सही बात कही सलोनी की माँ ने कि अगर वो अपनी बहू की खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगी तो उनकी खुशियों की परवाह कल को कौन करेगा। अगर आप दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो दूसरा इंसान भी आपको खुश रखने की भरपूर कोशिश करेगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।